दोस्तों नमस्कार। क्या भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या भारत में मोदी सत्ता तानाशाही का प्रतीक बन चुकी है? क्योंकि 9 बरस में पहली बार विपक्ष एकजुट हुआ। एकजुट होकर उसने एक पत्र लिखा। उस पत्र को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को संबोधित किया और इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया कि भारत में लोकतंत्र खत्म कर तानाशाही प्रवृत्ति सत्ता का प्रतीक बन चुकी है। इससे पहले कई मौकों पर इस देश के संवैधानिक संस्थानों को लेकर क्या संसद क्या सड़क कई जगहों पर हल्ला बोला गया। कई मौकों पर इस बात का भी जिक्र हुआ कि न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की स्थिति में सरकार आ चुकी है। कई बार इसका जिक्र हुआ कि मीडिया को अपने साथ या अपने तले कैसे सत्ता दबा रही है। यानी इस देश में लोकतंत्र के जो भी अलग अलग खंबे हैं उनको लेकर सत्ता अपने तौर पर अपने अनुकूल परिभाषित करती है। लेकिन इससे पहले कभी भी किसी ने पत्र नहीं लिखा, खुले तौर पर जिक्र नहीं किया। और ध्यान दें तो राहुल गांधी भी लंदन पहुंचे तो उन्होंने खुले तौर पर एक ही एहसास वहां से दिखलाया कि भारत के भीतर मोदी सत्ता लोकतंत्र को खत्म कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है। भारत के भीतर के संघवाद को भी वह खत्म कर रही है और तमाम संस्थानों को सत्ता के लिए काम करने पर मजबूर किया जा चुका है। और आज 9 नेताओं ने 3 पन्ने का एक पत्र लिखा। उस पत्र के जरिए 3-4 बड़े सवालों को उठा दिया। पहला सवाल तो यही कि पूरे तरीके से इस देश की जो जांच एजेंसियां हैं वह पॉलिटिकली मोटिवेटेड यानी राजनीति के प्रभाव के तहत काम करती है, जिससे सत्ता को लाभ होता है। पूरे तरीके से विपक्ष का खात्मा करने की दिशा में इस देश की जांच एजेंसियां काम करे, इसके लिए सरकार उनको प्रवोक करती है और उनको उस दिशा में काम करने के लिए मजबूर कर देती है। और जो भी विरोधी शख्स है अगर वो बीजेपी के साथ खड़ा हो जाए तो यही जांच एजेंसियां उसकी पूरी जांच ठंडे बस्ते में डाल देती है और जांच रुक जाती है। और यह स्थिति इस देश के भीतर 9 बरस से चली आ रही है और उसमें एक पूरे लंबे नेताओं की फहरिस्त भी दी गई है कि दरअसल इन नेताओं को किस रूप में राजनीति से प्रभावित होकर शिकंजे में लिया गया। हम उस पत्र को आपके सामने पढ़ें या उसके मजमून को बताएं उससे पहले 3-4 सवालों को आप समझ लीजिए। जो पत्र लिखा गया है उसमें किसी भी कांग्रेस के नेता के हस्ताक्षर नहीं है। यानी बिना कांग्रेस के इस विपक्ष की एकजुटता का एक मतलब बहुत साफ है कि दरअसल तीसरे मोर्चे की दिशा में क्या यह पत्र पहली पहलकदमी है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर जब जिक्र बार बार एकजुटता और विपक्ष की एकजुटता का हो रहा है तो लोकतंत्र खत्म कर मोदी सत्ता को तानाशाह बताने की स्थिति में भी कांग्रेस का साथ नहीं लिया गया, जबकि कांग्रेस के नेता 3 दिन पहले ही लंदन में इन्हीं बातों का जिक्र कर रहे थे। तो एक तीसरे मोर्चे का शुरुआत है क्या ये? दूसरी बड़ी बात, इसके भीतर में अडानी का जिक्र नहीं किया गया। अडानी के घटनाक्रम का जिक्र किया गया, कंपनियों का जिक्र किया गया, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी कंपनी ने किस रूप में रिपोर्ट दी उसका जिक्र किया गया। इसका भी जिक्र हुआ कि एसबीआई और एलआईसी का तकरीबन 78,000 करोड़ रुपया कैसे डुबा दिया गया और जांच एजेंसियों को क्या काम करना चाहिए वो काम नहीं करती है। लेकिन उसमें कहीं भी 3 पत्र में अडानी शब्द का जिक्र नहीं किया गया। और ध्यान दीजिए तो कांग्रेस या राहुल गांधी पहला शब्द अडानी को ही लेती है। इस पत्र के मजमून की तीसरी बड़ी खासियत सब यही है कि 9 बरस में अगर पहली बार सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में जांच एजेंसी, इस देश के भीतर में राज्यपालों की भूमिका, इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर बीजेपी की अपनी भूमिका को लेकर जो सवाल विपक्ष ने खड़ा किया है उसके संकेत बहुत साफ हैं कि 2024 का चुनाव डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी यानी लोकतंत्र बनाम तानाशाह की स्थिति में क्या अब हर कोई लाने को तैयार हो चला है। लेकिन जिन नेताओं ने हस्ताक्षर किए उन तमाम राज्यों में उनकी चुनावी जीत क्या रही
उन जगहों पर कांग्रेस की जीत क्या रही, उन जगहों पर बीजेपी की जीत क्या रही, और उन जगहों पर तीसरा मोर्चा अगर बन जाता है तो क्या वाकई यह तीसरे मोर्चे के लिए लाभदायक स्थिति है, या फिर इसके ठीक उलट दो तीन बातें और महत्वपूर्ण इसी दौर में निकली है। अगर सरकार ऑटोक्रेसी के साथ यानी तानाशाही के साथ चल रही है तो जिन्होंने हस्ताक्षर किया है उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ ईडी के तमाम मामले दर्ज हैं, सीबीआई के तमाम मामले दर्ज हैं उन नेताओं के ऊपर। और छत्रपों की गिरफ्तारी करने से कुछ आहट होती नहीं है, यह संदेश चाहे थर्ड फ्रंट बनते हुए विपक्षी दलों के भीतर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ उभरा, या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर हथियार बनाया गया, लेकिन दो सत्य साथ है कि कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार, उसके जरिए निजी आरोप उन पर नहीं है, हेराल्ड के जरिए आरोप है। लेकिन दूसरे तरफ छत्रप नेताओं जिन्हों के हस्ताक्षर हैं उनको सरकार जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ मामले हैं। आइए एक एक करके हर पन्ने को आज खोलने की जरूरत है, और इसको जरा समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 9 बरस में पहली बार सीधे तौर पर लिखा गया कि हम लोकतंत्र से तानाशाही में बदल रहे हैं। इस पत्र के मजमून पर जिन्होंने हस्ताक्षर किया है उसमें ममता बनर्जी है, उसमें अखिलेश यादव हैं, उसमें चंद्रशेखर राव हैं, उसमें तेजस्वी यादव हैं, उसमें उद्धव ठाकरे हैं, उसमें फारूक अब्दुल्ला हैं, उसमें शरद पवार हैं, उसमें भगवंत मान हैं और अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री यानी एक ही पॉलिटिकल पार्टी, बाकी तमाम जगहों पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों की घेराबंदी है। हम उस तीसरे मोर्चे पर आए, पहले उस पत्र के मजमून को समझिए जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का मनमाना इस्तेमाल यह दिखाता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही में तब्दील हो गए हैं। और इसका आधार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को यह कहकर बताया गया कि लंबी तलाशी के बाद 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कथित तौर पर गड़बड़ी के आरोप में यह गिरफ्तारी की गई, वह भी बिना कोई सबूत पाए हुए। इसमें इसका और जिक्र किया जाता है कि आरोप कोई नहीं है, सारे आरोप बेबुनियाद हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई की गई है। और इस गिरफ्तारी ने पूरे देश के आवाम को गुस्से में भर दिया। दुनिया भर में मनीष सिसोदिया दिल्ली स्कूल एजुकेशन में बदलाव के लिए जाने जाते हैं, और उनकी गिरफ्तारी को दुनिया भर में बदले की भावना से की गई राजनीतिक कार्रवाई के उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। इससे यह बात पुष्ट होती है कि जिसके बारे में पूरी दुनिया आशंकित है कि भाजपा के तानाशाही शासन के दौरान भारत के लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में है। कमोवेश इसी बात का इस गिरफ्तारी से हटकर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने भाषण में जो जिक्र किया था उसमें उन्होंने जासूसी और संघवाद को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन यहां से 2-3 सवाल और निकलने चाहिए, क्योंकि जब जिक्र सरकार की तानाशाही का है तो उसमें एक क्षण के लिए हमको लगता है जासूसी वाले हिस्से को भी ले आकर आप खड़ा कर दीजिए, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने जब वहां कहा तो यहां पर बीजेपी के मंत्री यानी मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर्स तक ने कहा उन्होंने अपना टेलीफोन क्यों नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट को जब जांच हो रही थी। हमें लगता है कि आज उन पन्नों को भी खोलने की जरूरत है। ये पन्ने इसलिए खुलने चाहिए क्योंकि 18 जुलाई 2021 को पेगासस के मामले का खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर सरकार फ्री पास नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने गहन जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है और समिति में 3 तकनीकी सदस्य और इसकी निगरानी रिटायर्ड जज जस्टिस RV रविंद्रन करेंगे। यह 3 महीने बाद की घटना है जब इस बात का जिक्र किया गया कि हर बार सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र क्यों करती है। अब आप देखिए, जब फैसला देते हैं चीफ जस्टिस रमन्ना, उस वक्त 27 अगस्त को वो रिटायर हो रहे हैं और 26 अगस्त को फैसला देते हैं।
उस फैसले में क्या लिखा हुआ है कि फोन में स्पाईवेयर के उपयोग पर कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला, केंद्र सरकार ने पैनल के साथ सहयोग नहीं किया। यह इसका छोटा सा मजमून है, लेकिन इस मजमून को जब आप बड़ा करेंगे तो जो समिति ने निष्कर्ष निकाला, पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे लोकतंत्र है या तानाशाही है और जासूसी का मसला क्यों महत्वपूर्ण था, जिसका जिक्र राहुल गांधी कैम्ब्रिज में कर गए। उन्होंने कहा कि दरअसल समिति का निष्कर्ष इस दौर में जो हमने निकाला, सुप्रीम कोर्ट के तमाम डॉक्यूमेंट से हमारी टीम ने निकाला, उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया कि सरकार ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया, बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट विवरण नहीं मांगे थे, सिर्फ पूछा इस्तेमाल किया या नहीं किया। लेकिन सरकार ने हर बार जवाब देने से इनकार तो दूर, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सवाल का जवाब गंभीरता के साथ नहीं दिया। और जो कमेटी बैठी थी उसने जानकारी दी कि जो 29 फोन उसके पास आए थे उसमें 5 फोन में मैलवेयर का जिक्र था और यही सवाल पूछा जा रहा था कि दरअसल आपने इसका इस्तेमाल किया या नहीं किया। पेगासस नहीं बल्कि मैलवेयर था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र कर सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया गया। और एक सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही निकल कर आया जो शायद लोकतंत्र और तानाशाही के बीच इस देश की परिस्थितियों को खड़ा करता है कि इस नागरिक और संवैधानिक अधिकारों का संभावित तौर पर गंभीर उल्लंघन हुआ। यह जासूसी वाले पूरी सुनवाई के दौर में नजर आया और नागरिक इस उल्लंघन का उपाय खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया और सरकार ने सहयोग से इनकार कर दिया। यहां पर एक दूसरा सवाल है, अगर कोई नागरिक पुलिस जांच में सहयोग करने से इनकार कर दे या अदालत या उसकी निगरानी वाली जांच के साथ ना खड़ा हो, तो परिणाम किसी भी नागरिक के लिए कितने खतरनाक होंगे। कानून के सामने सत्ता, सरकार, आम नागरिक सभी बराबर होते हैं, लेकिन यहां बराबर की स्थिति नहीं थी। दूसरा सवाल था कि कानून के ऊपर अगर सरकार जवाब नहीं दे रही है तो क्या यह लोकतंत्र है? क्योंकि अदालत ने अगर दबाव नहीं डाला तो दूसरा सवाल यह भी निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो क्या उसने खुद को कमजोर नहीं किया? क्योंकि सिर्फ नोट लिख के सरकार ने उसकी समिति के साथ सहयोग नहीं किया, यह संकेत बहुत साफ है कि गंभीर नागरिक अधिकारों का उल्लंघन के अदालती अनिवार्य जांच के साथ सहयोग वैकल्पिक है। तो यह भविष्य के लिए सत्ता को ग्रीन सिग्नल तो नहीं है कि आप मनमर्जी कर सकते हैं। इसीलिए इस परिस्थिति के बाद दोबारा लौटिए इस पत्र को जो आज 3 पन्नों का लिखा गया, उसमें बहुत साफ तौर पर 9 बरस में कोई पत्र नहीं लिखा गया, लेकिन इस पत्र में लिखा गया कि आपके शासन में 2014 से अब तक जितने राजनेताओं की गिरफ्तारी हुई, छापे मारे गए या पूछताछ हुई, उनमें ज्यादातर विपक्षी नेता हैं। और मजेदार बात यह है कि उन विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच धीमी पड़ जाती है जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उसमें उदाहरण भी दिया गया, मौजूदा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, सीबीआई और ईडी ने 2014-15 में शारदा चिटफंड घोटाले में उनके जांच की शुरुआत की। हालांकि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो फिर केस आगे नहीं बढ़ा। और यही स्थिति शुभेंदु अधिकारी की, यही स्थिति मुकुल राय की, यही स्थिति राणे की, और इसी स्थिति के आसपास हर ज्वाइन करने वाला अगर शामिल हो जाता है बीजेपी में और ज्वाइन करने की परिस्थिति के बाद ठंडे बस्ते में फाइल डल जाती है, तब इसके क्या मतलब निकाले जाएं, यह सवाल इसमें पूछा गया है। उसके बाद बहुत साफ तौर पर कुछ नामों का इस पत्र में जिक्र किया गया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड सरकार कैसे जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष को खत्म करना चाहती है। लालू यादव का नाम, संजय राउत का नाम, आजम खान का नाम, नवाब मलिक और अनिल देशमुख का नाम, अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनका नाम, सीधे तौर पर कहा गया कि कैसे आप विपक्ष को खत्म करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहीं पर एक और सवाल आया, क्या सीधे टकराव को लेकर विपक्ष के जिन नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं उन्होंने अडानी का जिक्र नहीं किया? यह बड़ा शानदार है। जिस पार्लियामेंट के भीतर घंटों तक नारे लगते रहे, अंबानी अडानी भाई भाई, और उस नारों के मद्देनजर
जो भाषण हुआ राहुल गांधी का, जो भाषण हुआ खड़गे का, उसको स्पंज किया गया, सारी बातें हैं। लेकिन जरा उस पत्र के मजमून का यह हिस्सा इसलिए देखिए क्योंकि लड़ाई बीजेपी को लेकर कांग्रेस की जो लड़ाई और जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, इन दोनों के बीच की परिस्थिति को भी एक क्षण के लिए आपको समझना होगा। इस पत्र में लिखा गया कि एक इंटरनेशनल फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च रिपोर्ट के बाद एसबीआई और एलआईसी ने एक कंपनी, अडानी नहीं, एक कंपनी के चलते अपने शेयरों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 78,000 करोड़ से ज्यादा रुपए गंवा दिए। इस जांच एजेंसियों को इस कंपनी की आर्थिक विसंगतियों की जांच करने के लिए क्यों नहीं लगाया गया? यानी एक कंपनी, इस कंपनी अडानी का जिक्र नहीं करने से कतराया गया इस पत्र में, जबकि इस कंपनी में जनता का पैसा लगा हुआ है। फिर से इस बात का जिक्र है इस कंपनी में। इस सवाल के बाद राज्यपालों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए इस पत्र में, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि संघवाद किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ राज्यपालों की भूमिका महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, तेलंगाना में, दिल्ली में, और जिस तरीके से गवर्नर मूव करते हैं वो उनकी स्वायत्तता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। और पत्र के आखिर में इस बात का जिक्र है कि डेमोक्रेसी में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। लोगों ने जो फैसला सुनाया उसका आदर किया जाना चाहिए, भले ही वो ऐसी पार्टी के पक्ष में दिया गया हो जिसकी सोच आपसे मेल नहीं कर पाती है। ये पत्र 2-3 मैसेज बहुत साफ आखिरी लेटर में आकर देता है, क्योंकि जो क्षत्रप हैं वो समझ गए हैं कि उनके लिए मुश्किल स्थिति और आने वाली है। कांग्रेस को वह खुद से अलग देखने की शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और वहां पर उनकी गिरफ्तारी उस रूप में जो ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की, सोनिया गांधी से पूछताछ की, या पूरा हेराल्ड का जो मसला है, उसके मद्देनजर अगर आप राज्यों में चले जाइएगा तो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के कई नेताओं के नाम ईडी में हैं, लेकिन उनका मतलब क्या है? मसलन चिदंबरम है, नवीन जिंदल है, रेवनाथ रेड्डी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ओक्रामी बोबी सिंह है, नवाम तुकू है, अशोक चौहान है महाराष्ट्र के, ये तमाम नेताओं की मौजूदगी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस दौर में जिन नेताओं ने हस्ताक्षर किए वो जानते हैं कि आने वाले वक्त की राजनीति उनके लिए बहुत मुश्किल है। और ध्यान दीजिए तो ममता बनर्जी, उनके 26 नेता फंसे, उनका खुद का नाम नारदा शारदा मामले में है, ईडी की फाइल में दर्ज है। शरद पवार कोऑपरेटिव मामले से लेकर उनके साथ जो मंत्रियों की पूरी फहरिस्त है वह भी ईडी के दायरे में है। चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी ही जो तेलंगाना के, उनकी बेटी, उसके अलावे 7 वहां के नेता और ब्यूरोक्रेट्स जो उनके करीब के हैं, उनका नाम ईडी के लिस्ट में है। उद्धव ठाकरे, उनके तो अपने साले साहब को ईडी पूछताछ कर चुकी है और कहा जाता है पता नहीं जिस दिन रूठ जाएगी उस दिन गिरफ्तार भी कर लेगी। तेजस्वी यादव का नाम भी मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने दर्ज किया हुआ है। अखिलेश का मामला भी सीबीआई जांच के दायरे में है कि वो आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है। फारूक अब्दुल्ला का नाम ईडी के दायरे में है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बीच नीतीश कुमार ने साइन नहीं किया, हेमंत सोरेन ने साइन नहीं किया, स्टालिन ने साइन नहीं किया। एक भूमिका में है नीतीश कुमार अपने तौर पर इस देश की राजनीति को विपक्ष की एकजुटता के साथ खड़ा करने में, जहां कोई तीसरा मोर्चा ना बने बल्कि विपक्ष एकजुटता के साथ आकर खड़ा हो जाए। और नीतीश कुमार के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा मामला भी नहीं है। हालांकि एक घोटाले का जिक्र उनको लेकर जरूर है वहां पर, लेकिन वह ईडी के लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है। अब अगला सवाल है, तो क्या पटी हुई विपक्ष की परिस्थिति में इसको देखें, भारत में लोकतंत्र खत्म होने की स्थिति में मौजूदा वक्त को देखें, मोदी सत्ता के तानाशाह में तब्दील होने को देखें, या फिर 2024 के चुनाव के इर्द गिर्द जरा परीक्षण कर ले? हमें लगता है परीक्षण पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इन तमाम जगहों की अगर सारी सीटों को आप मिला दीजिएगा तो तकरीबन 253 सीट लोकसभा की यहां पर बनती है। इस 253 में से बीजेपी ने 136 सीटें जीते हासिल की है। और ये जो थर्ड फ्रंट की दिशा में हम जो नामों का जिक्र आपसे कर रहे थे कि इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, इनके पास 61 सीट है, 61 सीट। कांग्रेस की हालत यहां पर खस्ता है, उसके पास महज 16 सीट है। अब सवाल यह है कि क्या यह तीसरा मोर्चा
2024 में मोदी को डिगाने की स्थिति में ला सकता है, या जिन सवालों को राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार संसद के भीतर बाहर और देश के भीतर और बाहर उठा रहे हैं, उसमें उनके सामने एक मुश्किल थी कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर कुंडली मार ली और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को अगर अपने तौर पर अपने साथ जोड़ते हुए नहीं उठाया, तो फिर आने वाले वक्त में उनकी राजनीति का डब्बा कभी भी गोल हो सकता है, क्योंकि हर किसी को दिखाई देने लगा है जो क्षत्रप है कि आने वाले वक्त में उसकी पॉलिटिकल पार्टी के सामने मुश्किल आने वाली है। मुश्किल अभी तक पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर थी, मुश्किल अभी तक फंडिंग ना होने की वजह से संगठन को संभालने को लेकर थी, और मुश्किल यह भी थी कि विपक्ष की एकजुटता उस दिशा में नहीं थी जहां पे सबकी अपनी अपनी राजनीतिक जरूरतें एक दूसरे से अलग करती थी। अब यहां पर जो बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, उसमें लगता है हमको दो तीन चीज और शायद इसमें बतानी चाहिए। जिस संघवाद का जिक्र किया गया यहां पर, उसमें राज्यपाल का जिक्र किया, और जो राहुल गांधी ने वहां पर किया उसमें कहा भारत राज्यों का संघ है, भारत में धार्मिक विविधता है, भारत में सिख मुस्लिम ईसाई सभी हैं, लेकिन मोदी उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब आपका विरोध इतना बुनियादी हो तो फर्क नहीं पड़ता। आप दो तीन नीतियों से सहमत हो सकते हैं। दो तीन नीतियों से सहमत होने का भी उन्होंने खुलासा किया था कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है। ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता है। इन दोनों विरोध की परिस्थितियों में कुछ बात और आखिर में साफ होनी चाहिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस भूमिका में राहुल गांधी और देश के भीतर जिस भूमिका में समूचा विपक्ष आकर खड़ा हो गया, क्या इससे अनभिज्ञ है मोदी सत्ता? बिल्कुल नहीं। और अगर वो अनभिज्ञ नहीं है तो क्या उसका ये राजनीतिक पैटर्न है जहां पर अपने अनुसार अपने अनुकूल परिस्थितियों को दिखाना, और जिस हिसाब से मीडिया या इस देश के भीतर में तमाम संस्थानों को और न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की परिस्थिति लाकर खड़ी की गई, और उसमें विरोधियों के खिलाफ पड़ते हुए छापे, जांच, ईडी की पूरी रिपोर्ट, और ईडी ने ये सारे नाम जो हम नाम पढ़ते हैं वो सारे नाम सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर कहा हुआ है कि आप कार्रवाई कीजिए, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इसकी भी इजाजत दी हुई है कि 1 साल तक आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अभी मार्च का महीना चल रहा है और अगले मार्च में नोटिफिकेशन होगा 2024 के चुनाव को लेकर। तो क्या यह एक राजनीतिक परिस्थिति भर है, या आखिरी सांसें लेता हुआ विपक्ष अब यह समझ गया है, और खास तौर से छत्रपों की कतार, जो लिस्ट आखिर में हमने नामों की पढ़ी, उस नाम को एक बार फिर इसलिए सुन लीजिए क्योंकि इन नामों के जरिए आप समझ पाएंगे कि दरअसल इनकी महत्ता महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे और शरद पवार, दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल और भगवंत मान, बिहार में तेजस्वी यादव नीतीश नहीं है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मायावती साथ नहीं है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, वहां पर भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी साथ नहीं खड़ी है, महबूबा मुफ्ती साथ नहीं खड़ी है। ये परिस्थितियां बतलाती हैं कि 2024 की दिशा में विपक्ष के बढ़ते हुए कदम अब किसी भी हमले को करने को तैयार है, या राजनीतिक तौर पर बड़े निर्णय की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। दूसरा सवाल, जो आरोपों की फहरिस्त इस देश के भीतर में कानून के दायरे में है, उसमें अगर बीजेपी के 2-4 नेताओं को जेल में डाल देते हैं नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद विपक्ष का यह पूरा मामला कहीं तहस-नहस तो नहीं हो जाएगा? उनको बचाया जा रहा है, यह फैक्ट है। 2024 में अगर यह मुद्दा बन जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ बीजेपी के नेता भी जेल चले जाएं और पूरा का पूरा विपक्ष भी जेल चला जाए? ऐसी स्थिति बन सकती है। इन दोनों परिस्थिति से हटकर जो लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है वह लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में नागरिक के अधिकारों के हनन का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, जासूसी के दायरे में सिर्फ नेता नहीं थे, पत्रकार भी थे,
सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, वकील भी थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल थे, उनका स्टाफ भी शामिल था। जो किया जा रहा था यानी पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक ऐसे सिस्टम में तब्दील कर देना जो सत्ता के इशारे पर चले। इसको लोकतंत्र कहें या ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही कहें, कुछ भी तय कर लीजिए, लेकिन भारत का राजनीतिक मिजाज धीरे धीरे गर्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों की खामोशी इस दौर में शायद राजनीति को अच्छी लग नहीं रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।